नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो दोस्तों, जब आप किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कमर दर्द होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप डॉक्टर से जाके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लेते हैं, उसकी फ़ीस पेड करते हैं। उसके बाद आप डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं और डॉक्टर को आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे बैक पेन हो गया है, तो मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाना है। डॉक्टर आपसे 2-4 चीज़ें पूछते हैं और सीधा आपको एमआरआई के लिए लिख देते हैं। तो दोस्तों, तो डॉक्टर आपको जो इस एमआरआई के लिए लिखते हैं, ये कितना सही है और कितना गलत, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब किसी को बैक पेन होता है तो उस बैक पेन के बहुत सारे रीज़न होते हैं। बैक पेन हमें डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, स्लिप डिस्क हो, हमें प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, उसकी वजह से हमें बैक पेन हो सकता है। मसल स्ट्रेन की वजह से हमें बैक पेन हो सकता है। फेसेट आर्थ्रोपैथी की वजह से हमें बैक पेन हो सकता है, यानी जो हमारे रीढ़ की हड्डी के छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, जब उनमें प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से हमें बैक पेन हो सकता है। कोई लिगामेंट टियर की वजह से हमें बैक पेन हो सकता है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हमें बैक पेन हो सकता है। तो मोस्टली जो हमें बैक पेन का इशू होता है वो हमारे पोस्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होता है, यानी हमारे पोस्चरल फॉल्ट्स की वजह से होता है। जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें आगे झुक के बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ उठानी पड़े, या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आगे झुक के हमें रिपीटेडली कोई ऐसा काम करता रहना पड़े कि जिसकी वजह से हमारी बैक पे स्ट्रेस पड़ता रहे, या फिर हम गलत पोस्चर में बहुत ज़्यादा देर तक सिटिंग करते हैं, तो उसकी वजह से हमें बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर सबसे पहले जाते ही आपको एमआरआई के लिए बोल देते हैं। आप एमआरआई के लिए जाते हैं तो नॉर्मली जो एमआरआई का कॉस्ट है वो 5,000 से और 10,000 रुपये के बीच का कॉस्ट होता है। डॉक्टर ने जो एमआरआई लिखी है उस डॉक्टर का उसमें कुछ न कुछ कमीशन होता है। अगर 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, तो उसमें से 2-3 हज़ार रुपये कमीशन डॉक्टर्स का भी होता है। तो दोस्तों, खाली एक बैक पेन के लिए जो पोस्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से हुआ है, पोस्चरल डेविएशन की वजह से आपको बैक पेन हुआ है, आप पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री भी नहीं लेते हैं, सिर्फ पेशेंट से 2-4 बातें पूछते हैं और उसी के बेसिस पे आप पेशेंट को एमआरआई के लिए सजेस्ट कर देते हैं, तो ये कितना सही है? दोस्तों, जब हमें मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाती है तो उसमें पेशेंट की कंडीशन को असेस करना सिखाया जाता है। जब पेशेंट डॉक्टर के कैबिन में एंटर करता है और जब डॉक्टर की उस पेशेंट के ऊपर नज़र पड़ती है, तो वहीं से हमारी असेसमेंट शुरू हो जाती है। पेशेंट अंदर घुसा तो उस टाइम पेशेंट के पोस्चर का एटीट्यूड क्या है, पेशेंट चल के आया तो उसकी चाल के हिसाब से उसके पोस्चर में कितना डेविएशन आया है, और जब पेशेंट आके अपनी हिस्ट्री बताता है तो असेसमेंट में सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री में पेशेंट की कंप्लीट डिटेल सिर्फ पेशेंट ही बताता है। ये सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है। सब्जेक्टिव असेसमेंट टोटली पेशेंट डॉक्टर को बताता है। पेशेंट सब्जेक्टिव असेसमेंट में सारी चीज़ें बताता है कि उसको कैसे प्रॉब्लम हुई थी, उसने क्या किया था, कितने दिन से उसको प्रॉब्लम है, ऑनसेट ऑफ डिजीज़ क्या है, कैसे हुआ है उसका,
तो उसके कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर एक हाइपोथेटिकल डायग्नोसिस बनाता है। उसकी हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर के मन में बहुत सारे बीमारियां उभर के आ जाती हैं कि इस पेशेंट को ये चीज़ हो सकती है, इस पेशेंट को ये बीमारी हो सकती है, इस पेशेंट को ये बीमारी हो सकती है। उसके बाद आती है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में डॉक्टर पेशेंट के ऊपर कुछ स्पेशल टेस्ट करके देखता है, कुछ फिजिकल टेस्ट करके देखता है। हमारी मेडिकल की पढ़ाई में डॉक्टर को स्पेशल टेस्ट के बारे में सिखाया जाता है। मान लीजिए कोई पेशेंट मेरे पास आता है और वो अपनी हिस्ट्री मुझे बताता है और मेरे माइंड में उसकी हिस्ट्री सुन के 2-3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन जाते हैं, 2-3 हाइपोथेटिकल डायग्नोसिस बन जाते हैं कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है और ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट पे आऊँगा। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में मैं हर एक वो बीमारी जो मेरे मन में, मान लीजिए 3 बीमारी आई हैं कि इस पेशेंट को ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो एक एक करके मैं उस बीमारी को रूल आउट करूँगा। और उस रूल आउट करने के लिए मुझे पेशेंट के कुछ फिजिकल टेस्ट करके देखने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे स्पेशली ट्रेंड किया गया है। मैं पेशेंट को हाथ भी नहीं लगा के देखूं। पेशेंट मेरे पास आया, मेरे सामने चेयर पे बैठा हुआ है, उसने अपनी 2-4 चीज़ें बताई और आपने उसी के बेसिस पे उसको एमआरआई प्रिस्क्राइब कर दी। आपने कोई फिजिकली पेशेंट को असेस नहीं किया, कोई स्पेशल टेस्ट करके नहीं देखे पेशेंट के ऊपर, आपने जो फिजिकल टेस्ट करके नहीं देखे पेशेंट के ऊपर, और आप एक फाइनल कंक्लूजन में भी नहीं आए हैं। मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट करने के बाद फिजिकल टेस्ट करने के बाद भी किसी का फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और आपके मन में कोई डाउट रह जाता है कि इस पेशेंट के अंदर मुझे कोई रेड फ्लैग मिल रहा है। रेड फ्लैग का मतलब कोई ऐसी कंडीशन जो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। मान लीजिए आपने पेशेंट के ऊपर अपने फिजिकल टेस्ट करके देखे, आपने पेशेंट की हिस्ट्री ली, आपने उसके ऊपर वो फिजिकल टेस्ट करके देखे, उसके बाद आपके मन में आता है कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है, पेशेंट को स्पाइन में ट्यूमर हो सकता है, पेशेंट को स्पाइन के अंदर टीबी हो सकता है, या पेशेंट इतना ऑस्टियोपोरोटिक है, उसकी एज इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक है, उसकी वजह से पेशेंट के स्पाइन के अंदर कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकते हैं, या पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से आपके मन में डाउट है कि पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप एमआरआई प्रिस्क्राइब कीजिए। बट पेशेंट को हाथ लगाए बगैर, पेशेंट की फिजिकल असेसमेंट किए बगैर ही आप पेशेंट को एमआरआई के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये कितना वाजिब है। दोस्तों, आप पेशेंट की जगह पे खड़े होकर देखिए। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, बेचारा लेबरर है, जो जिसके पास पैसे की बहुत कमी है, और आप उसको आते ही बगैर किसी फिजिकल असेसमेंट के, उसकी पूरी असेसमेंट लिए बगैर ही आप सिर्फ सबसे पहले उसको एमआरआई के लिए लिख रहे हैं, तो आप सोचिए वो बेचारा कहीं ना कहीं से तो पैसे अरेंज करके लेके आएगा और करवाएगा, और उसके एमआरआई के अंदर कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद फिर आप आगे जाके जो आपको ट्रीटमेंट ठीक लगता है वो उसके बाद प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उस बेचारे की जेब से तो 5 से 10 हज़ार रुपये का लॉस हो गया ना। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनके हाथ में एमआरआई के बैग होते हैं, और मैं जब उनको फिजिकली असेस करता हूं तो कहीं से भी उनकी कंडीशन उस एमआरआई के साथ क्लिनिकली कोरिलेट नहीं कर रही होती है। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो एमआरआई के अंदर आपको डिस्क या बल्ज दिखाई दे रहे हैं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो डिस्क बल्ज होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। एज रिलेटेड चेंजेस स्पाइन के अंदर आते हैं, उनको कौन रोक सकता है, कौन अवॉइड कर सकता है। जो आपको एमआरआई प्रिस्क्राइब कर रहा है, आप उसकी एमआरआई करवा के देखिए, क्या उसकी स्पाइन के अंदर, डिस्क के अंदर बल्ज नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, नेचुरल है। आप गुब्बारे को ऊपर से दबाओगे तो वो चारों तरफ फैलेगा ना, वो कहाँ जाएगा? तो ऐसे ही डिस्क है, डिस्क जब ऊपर से दबेगी तो वो चारों तरफ फैलेगी, नॉर्मल है। आप इस चीज के लिए एमआरआई करवा के बैठ जाएंगे और पेशेंट के अंदर इतना डर बना देंगे कि आपकी स्लिप डिस्क हो गई है, नस दब गई है आपकी, आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। पता नहीं पेशेंट को, बेचारे को इतना डरा देते हैं कि पेशेंट बहुत
डर जाता है। मेरे पास पेशेंट आते हैं बहुत डरे हुए आते हैं कि सर हमें स्लिप डिस्क हो गई है, हमारी नस दब गई है और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया है, हमारा इतना पैसे का जुगाड़ नहीं है, हम सर्जरी नहीं करवा सकते। वो इतने डरे होते हैं बेचारे कि उनके अंदर इतना डर फैला दिया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरे पास आज तक जितने भी पेशेंट आए हैं, बहुत ही रेयरली मैंने किसी की एमआरआई करवाई होगी। यहाँ तक कि मैं पेशेंट के एक्सरे भी नहीं करवाता हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है कि मुझे इसकी एक्सरे करवा के देखने की ज़रूरत है, तो मैं उस पेशेंट का एक्सरे प्रिस्क्राइब करता हूँ, अदरवाइज़ मैं पेशेंट का एक्सरे भी नहीं करवाता। क्योंकि हमें पढ़ाई करते हुए इतना ट्रेंड किया गया है कि पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद, फिजिकल असेसमेंट करने के बाद, फिजिकली जो हम पेशेंट के ऊपर स्पेशल टेस्ट कर रहे हैं उसके बाद हमारा डायग्नोसिस इतना श्योर होता है कि रेयरली हमें एमआरआई और एक्सरे करवाने की ज़रूरत पड़ती है। आप देखेंगे कि जितना भी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होगा, जिसका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, वो इन चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना बंद कर देते हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही कम एमआरआई लिखते हैं और बहुत ही कम एक्सरे लिखते हैं। बैक पेन हमें पैरों में भी जा रहा है, तो इसको बहुत सारे रीज़न होते हैं। हमारे ग्लूटियल मसल्स होते हैं, हमारे पायरिफॉर्मिस मसल्स हैं, हमारे एब्डक्टर मसल्स हैं, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, हमारा रेक्टस फिमोरिस मसल है, हमारा क्वाड्रेटस फिमोरिस मसल है। जब इन मसल्स के अंदर स्पाज्म जाता है तो पेशेंट के पैरों में दर्द जाता है। और मेरे पास जितने मैक्सिमम पेशेंट आते हैं सबको यही प्रॉब्लम मिलती है। कहीं भी उनका नर्व कंप्रेशन की वजह से पैर में दर्द नहीं जा रहा होता, तो कहीं भी उनकी एमआरआई क्लिनिकली कोरिलेट नहीं कर रही होती है। जो उन्होंने एमआरआई करवाई है उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कहीं भी कोरिलेट नहीं कर रही होती है, तो वो एमआरआई का कोई लॉजिक ही नहीं होता है। तो दोस्तों, एमआरआई करवाने से पहले एक बार पेशेंट की सोचे कि पेशेंट को एकदम से 5 से 10 हज़ार रुपये एमआरआई के लिए देने पड़ रहे हैं, तो वो बेचारा कहीं ना कहीं से अरेंज करके लेके आएगा, बट उसकी मजबूरी है। ये वीडियो मैं एक जनरल अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 15-15, 17-17 साल के बच्चे आते हैं जिनके हाथ में एमआरआई के बैग होते हैं। वी एज ए कायरोप्रैक्टर, वी एज एन ओस्टियोपैथ, वी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, हम इतने ज़्यादा ट्रेंड होते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें लगता है कि रेड फ्लैग्स हैं तो एमआरआई एक्सरे के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, अदरवाइज हमारी मैनुअल असेसमेंट ही सबसे बड़ा टूल है। हम पेशेंट की मैनुअल असेसमेंट करके, हम पेशेंट की स्पाइन की स्टैटिक एंड डायनेमिक पैल्पेशन करके, पेशेंट की वर्टिब्रा की पोजीशन को एनालाइज करके ही बता सकते हैं कि पेशेंट को किस साइड में डिस्क बल्ज है और कौन से नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है। और उसी असेसमेंट के बेसिस पे है हम उसकी स्पाइन की एडजस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।